बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। हम इस क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 13 और हमारे जो कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। हम सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, उनका रचना परिचय और उनके पाठ का सारांश पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम उनका पद्य भाग आगे का जो भाग 2 है उसको हम पढ़ेंगे। देखो, कवि पंत थे जो क्या थे, प्रकृति के चितेरे कवि थे। वो अल्मोड़ा में जन्मे। अल्मोड़ा में एक ग्राम था कौसानी, वहाँ उनका जन्म हुआ। जो कौसानी ग्राम था या जो उनका जिला अल्मोड़ा था वो प्रकृति से भरपूर था। तो यानी वो प्रकृति के बीच में पले बढ़े। उनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं वो सब प्रकृति से समृद्ध है। यानी उन सब रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक अतरंग संबंध स्थापित किया है। तो यहाँ उनकी हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रामश्री। तो ग्रामश्री का मतलब गाँव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है कि गाँव में किस प्रकार पेड़ों पर पत्तियां हैं, किस प्रकार फूल हैं, किस प्रकार उस पर तितलियां उड़ रही हैं और कैसे नए पत्ते आ रहे हैं, किस प्रकार फसलें लहला रही हैं और वो फसलें पकने के बाद में किस प्रकार की लगती है। इस तरीके का वर्णन इस कविता ग्राम्यश्री में किया गया है। तो देखो, इसके अंतर्गत कवि ने बताया है, देखो गाँव की प्राकृतिक सुंदरता का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। अब आप देखो कितना अच्छा उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित, यहाँ रोमांचित का अर्थ है बहुत अतीव और प्रश्न। यानी रोमांच होना, अपने आप में एक अजीब सी अनुभूति होना, अच्छी अनुभूति होना, यानी रोमांचित होना। लगती वसुधा, वसुधा का अर्थ है यहाँ धरती। आई जो गेहूं में बाली, जो फसलों की बालियां होती हैं, बाली किसको कहते हैं? देखो, आपने देखा होगा होली के आसपास मार्च में जौ और गेहूं की बालियां आती है। वो इतनी लंबी लंबी बालियां होती है और उनके अंदर जौ और गेहूं भरे हुए रहते हैं, यानी लगे हुए रहते हैं, बिल्कुल कतारबद्ध। आपने देखे होंगे कि होली के टाइम में ये जौ और गेहूं की जो बालियां आती हैं उनमें कतारबद्ध जौ और गेहूं लगे रहते हैं। अरहर सनई की सोने की, अरहर यानी अरहर जो आपने देखा होगा, अरहर की जो दाल होती है उसको अरहर के पौधे के बारे में बताया गया है। सनई, सनई एक पौधा होता है। सण यानी कपास, जिसकी अपन ये बनाते नहीं है, बोरी वगैरह जो बनता है वो सण का पौधा होता है। किंकणियां है शोभाशाली, किंकणियां का मतलब है यहाँ करधनी, जो कि कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है। तो हम इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ कवि क्या कह रहा है? रोमांचित सी लगती वसुधा। तो कवि पंत है जो गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गेहूं में क्या है, बालियां आ गई है, जौ में भी बालियां आ गई है, यानी फसल अब क्या है, तैयार हो गई है। तो उन्हें देख करके क्या हो रहा है, वसुधा है जो बहुत रोमांचित हो रही है, यानी धरती है जो बहुत प्रसन्न हो रही है कि देखो मेरे ऊपर हरी हरी फसलें लहला रही है। और आई जो गेहूं में बाली, इन बालियों में क्या है, तीखे तीखे तुस होते हैं। इस तरह की ये बालियां बनी हुई होती हैं और यहाँ आगे की तरफ इनमें तीखे तुस होते हैं। तो इसकी पूरी एक डंडी होती है और उस डंडी के ऊपर इस तरह जो गेहूं लगे हुए रहते हैं और उनमें तीखे तुस होते हैं। तो उन्हें देखकर कवि क्या कहता है कि धरती रोमांचित हो गई है और खेतों में क्या हो गया है, अरहर सनेही सोने की, यानी अरहर और सनई यानी सण का जो पौधा होता है उनकी फलियां जो पक गई है वह स्वर्ण के समान लग रही है, यानी सोने के समान धरती के ऊपर चमक रही है। जब उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो सोने के समान चमक रही है, यानी सोने के समान पीली हो गई है। किंकणियां हैं शोभाशाली, और जो फलियां हैं वो क्या कर रही है, जब वो बड़ी हो गई हैं फसलें थोड़ी, और जो फलियां हैं वो हवा से क्या हो रही हैं, लहला रही हैं। लहलाने से क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे से टकरा करके बज रही है। तो इस तरह लग रही है मानो कि कोई स्त्री कमर में आभूषण, करधनी वाला आभूषण पहने हुए चली जा रही है, जिससे उसकी करधनी की आवाज़ आ रही है। तो ये जो अरहर और सनई की फलियां हैं जब आपस में टकराती हैं, आपस में आवाज़ करती हैं, तो इस तरह लगती हैं मानो करधनियाँ बज रही है। उड़ती भीनी ते लाक्त गंध, उड़ती भीनी ते लाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली।
देखो इसमें कितनी सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। आप तो देखो उड़ती भीनी, भीनी भीनी का मतलब बहुत हल्की हल्की, भीनी का मतलब क्या होता है, हल्की हल्की। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है तेलाक्त गंध, तेलाक्त का मतलब तेल की जैसी। सरसों का जो पौधा होता है उसमें से सरसों निकलती है, और वो कच्ची सरसों जो काली होती है वो खाई नहीं जाती, वो खाने के काम में नहीं आती है। उसको क्या काम में लेते हैं, उसको तेल निकालते हैं सरसों का, और तेल निकाल करके, तेल तो मनुष्य जो होते हैं इंसान खाने के काम में लेते हैं, और उसका जो भूसा बचता है उसको हम खल कहते हैं। क्या कहते हैं, खल कहते हैं, जो पशुओं के खाने के काम में आती है। तो वो जो अभी तक तो तेल निकला नहीं है, अभी तक तो केवल फसल ही बनी है पीली पीली सरसों की, तो उसी में से ही कवि कह रहा है कि तेल की भीनी भीनी गंध आ रही है। फूली सरसों पीली पीली, यानी कि ये जो हरी भरी धरती है उसके ऊपर क्या हो रहा है, जो सरसों है, सरसों में पीले पीले फूल आते हैं। तो सारी जो धरती है वो कैसी हो गई है, सरसों के फूलों से पीली हो गई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, यानी हरी भरी सुंदरता को निहारने के लिए, धरती की हरी भरी सुंदरता को देखने के लिए तीसी यानी नीले फूल वाला, तीसी का अर्थ है नीले फूल वाला पौधा होता है, उसको कहते हैं अलसी। अलसी आपने देखी होगी, अलसी के छोटे छोटे बीज आते हैं, उन बीजों, जब वो बीज आते हैं उससे पहले उस पौधे के ऊपर नीले रंग के फूल आते हैं, उन्हें अलसी के फूल कहा जाता है, या उन्हें तीसी भी कहा जाता है। तो हरित धरा से क्या झांक रही है, नीलम की कली तीसी नीली, मतलब अलसी के जो नीले फूल हैं वो झांकने लगे हैं, और वे नीलम की कलियों के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। नीलम की कलियाँ मतलब नीलम जो रत्न होता है ना, उसके जैसे वो अलसी के फूल हैं जो प्रतीत हो रहे हैं। हम इसको एक बार पुनः समझेंगे। आप देखो, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। यहाँ जो कवि है वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि खेतों में चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल खिल गए हैं, और उन पीले पीले फूलों में से तेल की गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और देखो हरी भरी जो धरती की सुंदरता है उसको निहारने के लिए अलसी के फूल, अलसी के पौधे में से नीले नीले फूल निकल आए हैं, और वो भी झांक रहे हैं, और वो इस तरह लग रहे हैं मानो कि नीलम जैसा रत्न है वो चमक रहा है। अब देखो, हमें इस भावार्थ के अंतर्गत, यानी जो पद हमने पढ़ा है उसका जो भावार्थ देखा है उसमें क्या विशेषता बतलाई गई है उसको हम यहाँ देखेंगे। देखो, अरहर, अरहर की आपने दाल देखी होगी, है ना, अरहर भी फली के रूप में होता है। अरहर और सनई यानी सन का पौधा, इनकी फसल पककर तैयार हो गई है, और इनकी फलियां हैं जो क्या कर रही है, हवा में हिल रही डुल रही है, उससे मधुर आवाज़ निकल रही है। और वो आवाज़ किसकी तरह लग रही है, मानो कोई स्त्री कर्दनी नामक आभूषण पहन करके जा रही है, और उसके चलने से कर्दनी की आवाज़ आ रही है, कि मानो धरती ने अपनी कमर में घुंघरूदार कर्दनी बांध ली है। यानी कर्दनी पहनती कौन है, कर्दनी स्त्रियां पहनती हैं। और यहाँ धरती को किससे निरूपित किया गया है, यहाँ धरती को स्त्री से निरूपित किया गया है। तीसी, तीसी अर्थात अलसी की जो कलियां होती है, अलसी का जो पौधा होता है उसकी कलियां नीले रंग की होती हैं। यानी बसंत ऋतु का जब आगमन हुआ और जब वो कलियां थोड़ी बड़ी हुई, हरी भरी धरती ने अलसी की जो नीली कली है वो कैसी दिख रही है, हरी भरी धरती के ऊपर नीलम नाम का एक रत्न होता है, वो बहुत तेजी से चमकता है, नीले रंग का होता है, उसकी भांति वो अलसी की कलियां दिखाई दे रही है। हमारा अगला भाग है, देखो, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। हम पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। रंग रंग के फूलों में यानी विभिन्न तरीके के फूलों में, रिलमिल, रिलमिल का मतलब होता है घुल मिल कर। राजस्थानी में एक शब्द होता है रिलमिल कर रहना, या रेलमेल होकर के रहना, यानी घुल मिल करके रहना, आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव बनाए रखना। हंस रही सखियां मटर खड़ी, सखियां मटर जो होती है ना, ये देखो एक विशिष्ट प्रकार की मटर होती है, और इस मटर पर बैंगनी रंग का फूल आता है। तो यहाँ कवि पंत क्या कह रहा है, ग्राम्य प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि पंत कह रहे हैं कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, और उन्हीं के मध्य में क्या है, रंग बिरंगे फूलों के मध्य में क्या है, मटर की फसल खड़ी है, और मटर के पौधे मानो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर बैंगनी फूल खिले हुए हैं, वो मानो हंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो कोई सखी सजी धजी
क्या कर रही है, सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही है। जो बैंगनी फूल है मटर के वो इस तरह लग रहे हैं मानो कोई एक सखी अन्य सखियों को देख करके प्रसन्नता से हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी। छिमिया का यहाँ अर्थ होता है सेम की फली। आपने सेम की फली देखी है, ग्रीन कलर की होती है और उसके अंदर ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े बीज होते हैं। उसी प्रकार क्या कर रही हैं, सेम की फलियाँ या गुच्छे, सेम की फलियों के गुच्छे जो होते हैं या सेम की फलियाँ एकदम ग्रीन जब कच्ची होती है तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मखमल की तरह लगती है। तो वो कैसी लग रही है, मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ जो कवि है वो ग्राम्य सौंदर्यता यानी गांव की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग से मतलब है रंग बिरंगा, यानी फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब देखो इसको ध्यान से समझना, यहाँ कवि पंत क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो जिस प्रकार सेम की फलियों के अंदर रंग बिरंगे बीज चमक रहे हैं, सेम की फलियाँ इस तरह लटक रही है मानो मखमली गुच्छे लटक रहे हो और उनके अंदर बीज भी चमक रहे हैं। उसी प्रकार क्या हो रहा है, खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंगीन तितलियां उन पर मंडरा रही है। यानी जितने रंग बिरंगे फूल हैं उतनी ही रंग बिरंगी तितलियां हैं। तो वो कैसी प्रतीत हो रही है, फूल फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत का मतलब होता है पौधों के डंठल, पौधों के जो डंठल होते हैं वो। तो यहाँ क्या प्रतीत हो रहा है, कवि कहता है जब तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही है तो दूर से देखने पर इस तरह प्रतीत हो रही है, वो इतनी रंग बिरंगी है मानो स्वयं फूल उड़ करके एक दूसरे फूल पर जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के वृंत पर जा रहे हैं। ये तितलियां मानो ये तितलियां नहीं है, कवि कहना चाहता है तो ये तितलियां ही, पर हमको ऐसा प्रतीत होता है मानो ये तितलियां नहीं है बल्कि फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर उड़ उड़ कर जा रहे हो। अब देखो हम इसमें विशेषता देखते हैं इस पद की। देखो मखमली पेटियों में कीमती आभूषण आदि रखे जाते हैं, जो मखमल की पेटियां होती हैं उनके अंदर कीमती आभूषण रखते हैं। उसी प्रकार सेम की फलियों को क्या बताया गया है, मखमली पेटियां और उनके जो बीज हैं उनको कीमती आभूषण बताया गया है। सेम की जो फलियां हैं उनके जो गुच्छे हैं वो मखमल के समान हैं और उन गुच्छों के अंदर बीजों की जो रंग बिरंगी लड़ियां छिपी हुई है। इस विशेषता से छीमियों की तुलना यानी सेम की फलियों की तुलना मखमल की पेटियों से की गई है। किससे की गई है, मखमल की पेटियों से की गई है और उनके अंदर जो बीज छुपे हैं वो कीमती आभूषण से उनकी तुलना की गई है। खेतों में उड़ने वाली जो तितलियां हैं वो फूलों की तरह रंगीन लग रही है, जितने रंग बिरंगे फूल हैं उतनी ही रंग बिरंगी वो तितलियां हैं। इस कारण वो कैसी प्रतीत हो रही है, वो दूर से फूल जैसी ही प्रतीत हो रही है। अतः कवि क्या कल्पना कर रहा है, कवि कह रहा है तितलियों के रूप में ही फूल क्या लग रहे हैं कि एक ही वृंत से दूसरे वृंत पर उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक्चुअल में फूल नहीं उड़ रहे, उड़ क्या रहे हैं, वास्तविकता में उड़ तो तितलियां रही है पर वो भी इतनी रंग बिरंगी है कि उन रंग बिरंगे फूलों पर जब वो उड़ रही है तो इस तरह प्रतीत हो रही है मानो कि फूल एक दूसरे के ऊपर उड़ रहे हैं। हमारा अगला पद है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। यानी बसंत ऋतु आ गई है और बसंत ऋतु आने से कोकिला क्या है, मस्त हो गई है। बसंत ऋतु आने से सब पेड़ों के अंदर बगर आने लगा है, यानी नई नई कलियां खिलने लगी है। उस तरीके का यहाँ वर्णन कवि पंत कर रहे हैं। कवि पंत क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे, उससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। देखो रजत का अर्थ है चांदी, स्वर्ण का अर्थ है सोना, सोना यानी एक धातु जो होती है जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। मंजरियों से अर्थ है आम की बोर, यानी आम के ऊपर जो फूल आने लगते हैं उसे मंजरियां कहते हैं। लद गई यानी पूरी तरह पूरा पेड़ उसे भर गया है। आम्र तरु का अर्थ है आम का वृक्ष, तरु का अर्थ है यहाँ वृक्ष। की डाली, झर रहे का मतलब है यहाँ गिर रहे। झर रहे ढाक पीपल के दल का यहाँ अर्थ है पत्ते, और ढाक क्या है, पलाश का एक पेड़ होता है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, यानी कोयल बहुत मस्त हो गई है क्योंकि मौसम
बहुत अच्छा हो गया है और बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। उसका वर्णन करते हुए यहाँ कवि पंत कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से गांव का वातावरण कितना मनोरम बन जाता है, वो आप देखो। इसी का वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियाँ, जो आम का पेड़ है उसकी जो डालियाँ हैं वो किस प्रकार हो गई है, चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों अर्थात बोरों से लद गई है। देखो, जो आम के पेड़ पे जो बगर आया है, जो बोर आए हैं, जो मंजरियाँ आई है, ये सब चीज़ एक ही के पर्यायवाची हैं सारे, वो उनको कवि ने चांदी और सोने के समान संज्ञा दी है कि इस तरह चमक रहे हैं मानो चांदी और सोने के बोर उन पे आ गए हों। और पतझड़ ऋतु जब आई है, आप देखो, जब हमारा मार्च का महीना होता है, फागुन का महीना जो होता है, उसके आसपास पतझड़ और बसंत दोनों साथ साथ आते हैं। पहले पतझड़ आता है और फिर हाथों हाथ ही बसंत आने लगता है। ये जो ऋतुएं हैं ये सारी, और जैसे ही पतझड़ आने लगा है तो पतझड़ आने से क्या है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नई उस पर छोटी छोटी कपोले फूटने लगती है। उन्हीं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि झर रहे ढाक पीपल के दल, यानी कि पतझड़ के आने से ढाक यानी पलास और पीपल के पत्तों का झरना यानी गिरना शुरू हो गया है। जो पुराने पत्ते थे वो पक करके नीचे गिर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और उन पर जब नए पत्ते आने लगे हैं और ऋतु बहुत अच्छी बसंत ऋतु आ गई है तो कोयल बसंत के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही है, यानी अपनी मधुर ध्वनि निकाल रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। देखो, सभी फसलों का पहले जौ और गेहूं का वर्णन किया, अब उन्होंने जो सब्जियां हैं उनका भी उन्होंने वर्णन किया है, फलों का भी उन्होंने वर्णन किया है, यानी हर तरीके के पेड़ पौधों का कवि पंत ने यहाँ वर्णन किया है। अब आप देखो, महके कटहल, यानी वसंत ऋतु आ गई है और कटहल क्या हो रहा है, पक के तैयार हो गया और कटहल महक रहा है। मुकुलित जामुन, मुकुलित जामुन का अर्थ होता है मुकुलित, मुकुलित का मतलब अध खिली कलियां, यानी बड्स बन गई हैं, कलियां खिल गई बन गई हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह खिल के पुष्प नहीं बनी है। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी से यहाँ अर्थ है एक जंगली पौधा होता है झरबेरी, उसकी झाड़ी होती है और झाड़ी में एक केसरिया रंग के छोटे छोटे से फल आते हैं। फूले आड़ नींबू दाड़िम, दाड़िम का यहाँ अर्थ है अनार, आलू गोभी बैंगन मूली। तो देखो कवि क्या कह रहा है, कटहल जब पक गया है तो उसकी महक चारों ओर फैलने लगी है और जामुन की डालियों पर अधखिली कलियां आ गई है। क्या आ गई हैं, अधखिली कलियां आ गई है। जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में मैं आपको बता रही हूँ झरबेरी की झाड़ियाँ होती हैं और ये छोटी झाड़ी झरबेरी की झाड़ियाँ हैं, जो ये डालियाँ हैं ये झूमने लग गई है। और ऐसे सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में क्या क्या फल आ गए हैं, देखो आड़ू नींबू दाड़िम, क्या आ गए, आड़ू नींबू अनार, आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियों के पौधों पर भी क्या है, फूलों की बहार आ गई है। अर्थात सारा ही ग्राम्य परिवेश कैसा हो गया है, मनमोहक हो गया है। अब देखो हम इसकी विशेषता देखेंगे कि वसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। क्या होता है, जैसे ही वसंत ऋतु आती है उससे पहले पतझड़ आता है और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए पत्ते आ जाते हैं, जिनको हम कपोल भी कहते हैं। उसी प्रकार ढाक और पीपल के पत्ते भी वसंत के काल के आगमन से क्या हो रहा है, झड़ रहे हैं, यानी पके हुए पत्ते हैं वो गिर रहे हैं और उनके स्थान पर नए पत्ते छोटे छोटे कच्चे कच्चे हरे पत्ते आ रहे हैं। और ऋतु परिवर्तन जब होता है तो उसका प्रभाव सभी पेड़ पौधों पर पड़ता है, तो सभी जीवों पर भी पड़ता है। जैसे ही ऋतु का परिवर्तन हुआ, बसंत ऋतु आ गई तो सारे पक्षी खुश हो गए हैं। इससे ग्रामीण प्रकृति का जो स्वरूप है वह अति मनोरम और आकर्षक लगने लगा है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पंत जी की कविता के आज 3 पदभाग किए हैं, तो आप इनके जो भावार्थ हैं उनको देखिए, इसमें जो विशेषताएं बतलाई गई है उनको पढ़िए, उनको सुनिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।